Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. So, we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 18th of December 2025. 18 दिसंबर 2025 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। बहुत ही बेहतरीन न्यूज़पेपर है आज का और बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल्स हैं हम डिस्कस करेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट मेरी ये रहेगी कि प्लीज़ 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 डू लाइक द वीडियो, डू शेयर द वीडियो, एंड जो भी हम बना रहे हैं कंटेंट वो अगर आपको नहीं अच्छा लग रहा तो कमेंट में एटलीस्ट बताएं कि क्या अच्छा नहीं है या क्या अच्छा है, एंड प्लीज़ डू दैट फ्रॉम योर एंड। एंड आप लोग कहाँ से वीडियो देख रहे हैं अगर आप अपनी लोकेशन बता सकें तो बहुत अच्छा रहेगा। और कोट ऑफ द डे फिर से शुरू करते हैं। एक एक कोट अच्छा आप लोग लिखिए कमेंट सेक्शन में, जो भी आपका फेवरेट कोट हो, फेवरेट बुक हो, वो सब लिखा करें, बताया करें, ठीक है ना। स्टार्ट करते हैं आज के न्यूज़पेपर एनालिसिस को। पहली न्यूज़ फ्रंट पेज की, लोकसभा क्लियर्स द न्यूक्लियर बिल अलाउइंग द प्राइवेटाइजेशन। तो ये जो बात चल रही है, किसकी बात चल रही है? ये बात चल रही है शांति बिल की। द नेम इज शांति बिल। आप लोग को फुल फॉर्म बता देता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो, सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। द नेम इज शांति बिल 2025। एंड ये बिल क्या अलाउ करेगा? ये बिल अलाउ करेगा प्राइवेट प्लेयर्स को इन द न्यूक्लियर पावर एनर्जी फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, है ना। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए न्यूक्लियर पावर के यूज में जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं उनकी एंट्री करेगा, चाहे वो इंडियन प्राइवेट प्लेयर्स हो चाहे फॉरेन प्राइवेट प्लेयर्स हो, दे विल बी गिवन द एंट्री इन दैट, ठीक है ना। अब देखो इससे क्या क्या बेनिफिट होंगे। मैंने कल भी बताया था कि एक एनर्जी सिक्योरिटी, दैट इज द बिगेस्ट बेनिफिट जो कि होगा। प्लस जो प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन है वो बढ़ेगा। चाहे प्राइवेट सेक्टर इंडियन हो चाहे फॉरेन हो, दोनों का ही पार्टिसिपेशन बढ़ेगा इन द न्यूक्लियर पावर प्रोडक्शन। दैट इज द फर्स्ट बेनिफिट ऑफ दिस, ठीक है ना। दूसरी चीज़ यहाँ पे बेनिफिट होने वाली है वो देख लो क्या है। क्या क्या चीज़ें इंडिया ने की है इसमें। तो इंडिया सिविल जो एडिट किया है, मतलब जो एक्ट हटाया है वो है सिविल लाइबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट ऑफ 2010, है ना। एक क्लॉज जो है उसको नलीफाई कर देगा, जिसमें है विच अलाउज the operator of a nuclear power plant to claim recourse from supplier if their equipment was found to be responsible in case of an accident। अगर कोई एक्सीडेंट होता है और उनके इक्विपमेंट, जो सप्लायर है उनके इक्विपमेंट अगर लगते हैं कि रिस्पॉन्सिबल थे, तो ऑपरेटर जो है वो सप्लायर से भी रिकोर्स मांग सकता है। तो ये क्लॉज जो है वो रिमूव कर दिया गया है, ठीक है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। इसके अलावा दूसरी चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि 2070 तक हमको नेट ज़ीरो, यानी कि नेट ज़ीरो कार्बन एमिशन के टारगेट को पूरा करना है। उसके लिए भी ये जो स्टेप है काफ़ी मददगार साबित होगा। एक इम्पॉर्टेंट टारगेट 2047 तक का हमने ये बनाया था कि 100 गीगावाट हम जो है वो प्रोड्यूस करेंगे फ्रॉम द न्यूक्लियर पावर, और अभी केवल 8.8 गीगावाट यानी कि 8.8 गीगावाट हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। हमको 100 गीगावाट 2047 तक करना है, जिसके लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप था, क्योंकि बिना प्राइवेट पार्टिसिपेशन के पॉसिबल नहीं है। इसके अलावा हमने एक टारगेट और सेट किया है कि 2033 यानी 2033 तक, 2033 तक हम 5 इंडिजिनस स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स जो है वो इंडिया में स्टैब्लिश कर लेंगे। तो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स SMRs की भी बहुत ज़्यादा डिमांड है, वो भी प्राइवेट पार्टिसिपेशन से पूरी की जा सकती है ना। देखो इसमें ऑथर ने बताया कि 2008 से हम लगभग अमेरिका के साथ सिविल न्यूक्लियर डील में हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे फॉरेन प्लेयर्स इंडिया में काम नहीं करना चाहते थे बिकॉज ऑफ दैट लाइबिलिटी इशू, है ना। तो जो लाइबिलिटी का इशू है वो बहुत ज़्यादा था। तो अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है जिस बार गवर्नमेंट ने की कि उन्होंने जो लाइबिलिटी है ऑफ अ प्लांट ऑपरेटर वो केवल 3,000 करोड़ कर दी है। इट हैज़ बिन कैप्ड एट 3,000 करोड़, है ना। तो काफ़ी लोग इसका हालांकि इशू भी बना रहे हैं कि भाई आप कैसे बता सकते हो कि कितना नुकसान होगा, या उसके ऊपर कैप कैसे लगा सकते हो। फुकुशिमा और ऐसे, जैसे कल शशि थरूर जी ने बोला कि फुकुशिमा रिएक्टर जो जापान में था उसकी क्लीनिंग में ही बिलियंस ऑफ डॉलर लग गए, है ना। और आप बोल रहे हो कि नहीं हम 3,000 करोड़ से ज़्यादा नहीं लेंगे आपसे और बाकी हम खुद देंगे। तो दैट इज़ द थिंग जो कि ऑथर ने कहा है कि समझ नहीं आ रही है। अदरवाइज दीज आर द प्रोविजंस ऑफ द शांति बिल। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। एक और चीज़ जो मैंने आपको कल बताई थी, आज नहीं आई है यहाँ पे, लेकिन एक AERB यानी कि एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बॉडी जो है उसको, रेगुलेटरी बोर्ड जो है उसको क्या बना दिया गया? स्टैट्यूटरी बॉडी बना दिया गया है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। देखो लिखा है कोर चेंजेस में कि शांति बिल रिपील्स एग्जिस्टिंग लेजिस्लेशन ऑन न्यूक्लियर एक्टिविटी एंड ओपन्स अप प्राइवेट पार्टिसिपेशन। जैसे बिल इनेबल्स प्राइवेट कंपनीज टू रन न्यूक्लियर पावर प्लांट्स एंड ब्रिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन द सेक्टर। इट लिमिट्स द ऑपरेटर लाइबिलिटी जो 3,000 करोड़ तक हो गई है। इट प्लेसेस द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजिंग न्यूक्लियर प्लांट्स ऑन द ऑपरेटर ऑफ द फैसिलिटी एंड गवर्नमेंट टू स्टे इन कंट्रोल ऑफ द न्यूक्लियर वेस्ट मैनेजमेंट। तो वेस्ट मैनेजमेंट गवर्नमेंट के कंट्रोल में। तो ऑल दीज पॉइंट्स आर इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आगे बढ़ते हैं सेकेंड न्यूज
न्यूज़ पे आते हैं। यूएस ने लेबल कर दिया है वेनेजुएला की गवर्नमेंट को एज अ टेररिस्ट रिजीम। तो वेनेजुएला के ऑयल के पीछे डोनाल्ड ट्रंप पड़े हुए हैं, जिस कारण से बार बार वो ब्लॉकेड, सैंक्शन, ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो यूएस ने लेबल किया है फाइनली वेनेजुएलन गवर्नमेंट को एज अ टेररिस्ट रिजीम, उन्होंने टेररिस्ट रिजीम घोषित कर दिया है, ठीक है ना। एंड दे हैव ऑर्डर्ड अ टोटल एंड कंप्लीट ब्लॉकेड ऑफ ऑल सैंक्शनड ऑयल टैंकर्स एंटरिंग एंड लीविंग वेनेजुएला। कोई भी जो ऑयल टैंकर है उसका एंटर करना या लीव करना जो है, उसके ऊपर एक कंप्लीट ब्लॉकेड लगा दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने। ऑब्वियस सी बात है, दिस विल स्क्वीज वेनेजुएला ऑफ देयर फंड्स, क्योंकि वेनेजुएला की 90% इकोनॉमी इसी क्रूड के ही उसमें चलती है ना, क्रूड ऑयल से ही चलती है 90% ऑफ द इकोनॉमी। तो दिस इज क्वाइट हार्श स्टेप ऑन वेनेजुएलन गवर्नमेंट, याद रखिएगा। निकोलस मदुरो के पीछे ऑलरेडी पड़े हुए हैं डोनाल्ड ट्रंप, और मुझे तो क्या ही बोलूँ, ठीक है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। बस आपको पता होना चाहिए कि अभी क्या चल रहा है वेनेजुएला और ये आपके अमेरिका के बीच में, तो यू शुड रिमेंबर दीज थिंग्स। आगे मूव करते देखते और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। यू कैन मूव अहेड विद मी। तो यहाँ पे देखो दो न्यूज़ आर्टिकल हैं। यहाँ पे है नेवी कमीशन सेकेंड MH-60R कॉप्टर स्क्वाड्रन द ऑस्प्रेज एट INS हंसा। तो ये देखो यहाँ पे न्यूज़ क्या है कि एक सेकेंड जो है MH-60R का स्क्वाड्रन तैयार कर दिया गया है। पहला 2024 में किया गया था, मैं आपको बताता हूँ। पहला जो किया गया था वो किया गया था कोची केरला में, ठीक है ना। ये देखो लिखा है द कमीशनिंग फॉलोइंग द इंडक्शन ऑफ द फर्स्ट MH-60R हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन एट कोची केरला मार्च 2024। तो MH-60R ये अमेरिकन हेलीकॉप्टर्स होते हैं जो हमने ले आए हैं, है ना। मल्टी रोल MH-60R हेलीकॉप्टर्स हैं एंड दे हैव बीन ब्रॉट फ्रॉम अमेरिका, याद रखिएगा। दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। अब ये ऑस्प्रेस नाम से दूसरा हम लेकर के आ रहे हैं स्क्वाड्रन MH-60R हेलीकॉप्टर्स का, एंड ये कमीशन किया गया है INS हंसा जो कि गोवा में ऑपरेटेड है। INS हंसा जो कि गोवा में ऑपरेटेड है, और पहला जो हमने किया था स्क्वाड्रन बनाया था MH-60R हेलीकॉप्टर्स का, वो कोची केरला में बनाया था मार्च 2024 में, ठीक है ना। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी, आई होप यू गॉट नॉलेज अबाउट दिस। दूसरी न्यूज़ है इंडिया इथियोपिया नेचुरल पार्टनर्स। अब देखो यहाँ पे एक न्यूज़ कल ही मैंने आपको बता दी थी, उसी का एक्सटेंशन है कि प्राइम मिनिस्टर इथियोपिया गए हुए हैं। वहाँ पे आप सबको पता होगा कि ही इज़ द फर्स्ट ग्लोबल हेड टू रिसीव इथियोपियाज हाईएस्ट अवार्ड। इथियोपिया का जो हाईएस्ट अवार्ड है वो प्राप्त करने वाली ये पहले ग्लोबल हेड है। एंड ये अवार्ड का नाम क्या है? निशान ऑफ इथियोपिया, ग्रैंड ऑनर द निशान ऑफ इथियोपिया। आई होप यू विल रिमेंबर दिस। तो ये उनको मिला है। बाकी प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि हाँ भैया हम बहुत पुराने हैं। एंड इथियोपिया की कैपिटल में थे वो, एडिस अबाबा जो उसकी कैपिटल इथियोपिया की, वहाँ पे थे। आई होप यू विल रिमेंबर दीज थिंग्स। आगे मूव करते हैं। राज्यसभा पासेस बिल फॉर 100% FDI इन द इंश्योरेंस सेक्टर। तो इंश्योरेंस सेक्टर में 100% FDI का बिल जो है वो राज्यसभा में पास हो गया है। ये मैंने कल आपको बताया हुआ था कि ऐसे प्रोविजन लाए जा रहे हैं। इसके पहले आपको ये भी पता होगा कि पहले जो थी वो 26% था FDI इंश्योरेंस में, वो बढ़ करके 2015 में आई थिंक 49% हुआ, फिर वो बढ़ करके 74% हुआ 2021 में, और अब जा करके वो पूरा 100% हो गया है, ठीक है। तो दैट इज द थिंग विच यू शुड रिमेंबर। नई पॉलिसी के बारे में देखो लिखा है द बिल। Now see here it is written the bill allows 100% foreign direct investment in the insurance sector. Mergers of non-insurance and insurance companies has now been allowed. ये देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो नॉन इंश्योरेंस और इंश्योरेंस कंपनीज के मर्जर हैं वो अलाउ हैं। इट अलाउज फॉर कैप ऑन कमीशन ऑफ इंश्योरेंस एजेंट्स एंड इंटरमीडियरीज। जो इंश्योरेंस एजेंट्स हैं एंड इंटरमीडियरीज हैं उनके कमीशन के ऊपर एक कैप भी लगाई जाएगी। इट मैंडेट्स डेटा कलेक्शन इन कंप्लायंस विद द डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट। तो डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के बेसिस में ही आप डेटा कलेक्शन कर सकते हैं, उसके कंप्लायंस में ही, ठीक है। तो दीज आर द थिंग्स विच आर देयर। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। ये समझ में आ गया होगा आपको। एंड इसका नाम है बिल का सबका बीमा सबकी रक्षा, अमेंडमेंट ऑफ इंश्योरेंस लॉज बिल, ठीक है। बिल का नाम है सबका बीमा सबकी रक्षा, ठीक है। तो दिस इज द बिल विच इज देयर। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आगे मूव करते हैं। एंटी कोलिजन सिस्टम रेलवेज का जो है वो 2000 किलोमीटर के रेल नेटवर्क तक लगाया जा चुका है। अश्विनी वैष्णव जो कि यूनियन रेलवे मिनिस्टर है, उन्होंने बताया। और ये भी आपको बता दूं कि एंटी कोलिजन सिस्टम जो है उसका नाम क्या है? उसका नाम है कवच। तो मेक श्योर यू रिमेंबर दिस थिंग, ठीक है। तो लेट मी टेल यू द नेम। द कवच इज द नेम
ऑफ एंटी कोलिजन सिस्टम, जो कि हमारे इंडियन रेलवेज में है। इंडिजिनस सिस्टम है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज़ हाईली कॉम्प्लेक्स ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम। एंड इसमें 5 कंपोनेंट होते हैं, मेजर 5 कंपोनेंट होते हैं। एंड इसमें ऑप्टिकल फाइबर केबलिंग की भी ज़रूरत पड़ती है। तो ऑल दीज थिंग्स आर देयर विच वर टोल्ड बाय अश्विनी वैष्णव जी। 2000 किलोमीटर जो है वो हमने कर रखा है, ठीक है ना। इसके अलावा इंडिया में एक और स्कीम चल रही है जिसके अंदर जो रेलवे स्टेशन है उनका अपग्रेडेशन चालू है। तो याद रखिएगा अमृत भारत स्टेशन स्कीम, अमृत भारत स्टेशन स्कीम, ये भी याद रखिएगा। द स्टेशंस आर अपग्रेडेड अंडर दिस अमृत भारत स्टेशन स्कीम विच अडॉप्ट्स अ लॉन्ग टर्म फेज्ड अप्रोच बेस्ड ऑन मास्टर प्लान, ठीक है ना। तो याद रखिएगा इसमें लॉन्ग टर्म फेज्ड मैनर में अप्रोच बेस्ड स्कीम में अमृत भारत स्टेशन स्कीम जो है वो है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, आपको समझ में आ गया होगा। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल है। इंडियन आर्मी विल पार्टिसिपेट इन डेजर्ट साइक्लोन 2 मिलिट्री एक्सरसाइज। अब ये डेजर्ट साइक्लोन मिलिट्री एक्सरसाइज किसके बीच में, तो याद रखिएगा इंडिया और यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के बीच में है ये इंडिया यूएई जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज। द नेम इज डेजर्ट साइक्लोन, ये आप याद रखिएगा अबू धाबी में होने वाली है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। आगे आपको बता दो, पॉसिबल डिस्कवरी ऑफ डार्क मैटर स्पार्क्स डिबेट, एक्सपर्ट अर्जेस कॉशन। अब ये बहुत अच्छी न्यूज़ है, बहुत ज़्यादा आपको समझ में नहीं आएगी क्योंकि साइंटिफिक है, लेकिन मैं आपको बहुत सरल शब्दों में बताने की कोशिश करूंगा। तो बहुत सरल शब्दों में अगर बताऊं तो अभी रिसेंटली एक जर्नल है कॉस्मोलॉजी एंड एस्ट्रो पार्टिकल फिजिक्स का, जिसमें ये क्लेम किया गया है कि डार्क मैटर को डिटेक्ट कर लिया गया है। डार्क मैटर का नाम डार्क मैटर इसलिए क्योंकि अभी तक वो डार्क में था और वो डिटेक्टेड नहीं था, ठीक है ना। और कंसेप्ट जो डार्क मैटर का आया था वो 1930s में फ्रिट्ज ज़्विकी, नाम याद रखेगा, लेट मी राइट डाउन द नेम, यहाँ पे आपको लिख देता हूँ। तो ये फ्रिट्ज ज़्विकी याद रखेगा, 1930s में फ्रिट्ज ज़्विकी ने ये कंसेप्ट दिया था। किसका कंसेप्ट, डार्क मैटर का। और उसने ये ऑब्जर्व किया फ्रिट्ज ज़्विकी ने कि जो गैलेक्सीज हैं दे आर मूविंग टू फास्ट फॉर देयर विजिबल मास। जितना मास दिख रहा है गैलेक्सीज का, उसके हिसाब से वो बहुत ज़्यादा तेज चल रही हैं गैलेक्सीज। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं यूनिवर्स में एक्स्ट्रा ग्रेविटी भी आ रही है ना, एक्स्ट्रा ग्रेविटी इज पुलिंग देम, ठीक है ना। तो दैट एक्स्ट्रा ग्रेविटी कहाँ से आ रही है, जो दिख नहीं रहे पार्टिकल, तो इसलिए उन्होंने कहा कि भाई डार्क मैटर जैसी कोई चीज़ होगी, है ना। तो दिस वॉज दी ऑब्जर्वेशन। और अगर मैं आपको यूनिवर्स का कंपोजिशन बताऊं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लेना यूनिवर्स का कंपोजिशन। तो इसमें 5% यूनिवर्स जो है वो बैरियोनिक मैटर, जिसको ऑर्डिनरी मैटर बोलते हैं ना, उसको बैरियोनिक मैटर बोलते हैं। देन 27% डार्क मैटर है एंड 68% डार्क एनर्जी है। याद रखिएगा बैरियोनिक मैटर या ये जो ऑर्डिनरी मैटर है वो 5% है, डार्क मैटर 27% है, डार्क एनर्जी 68% है, 68% है, ठीक है ना। डार्क मैटर डज नॉट एमिट, एब्जॉर्ब और रिफ्लेक्ट लाइट, दे डिटेक्टेबल ओनली वाया द ग्रेविटेशनल इफेक्ट्स। तो याद रखिएगा डार्क मैटर जो है वो एमिट या एब्जॉर्ब या रिफ्लेक्ट नहीं करता है लाइट को, एंड दे आर डिटेक्टेबल ओनली वाया ग्रेविटेशनल इफेक्ट्स। इसलिए ग्रेविटेशन के ही हाइपोथेसिस बनाए जाएंगे जब भी बनाए जाएंगे, ठीक है ना। अब इसमें एक हाइपोथेसिस है विम्प हाइपोथेसिस, WIMP यानी कि वीकली इंटरैक्टिंग मैसिव पार्टिकल्स। तो साइंटिस्ट ने ये थ्योरी दी है कि डार्क मैटर जो होता है दैट एग्जिस्ट बिकॉज डार्क मैटर के अंदर विम्प होता है, वीकली इंटरैक्टिंग मैसिव पार्टिकल्स, एंड दे एनिहिलेट टू प्रोड्यूस द गामा रेज। वो एनिहिलेट हो जाते हैं फिर प्रोड्यूस करते हैं गामा रेज को। तो अभी जो नए क्लेम्स हैं यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो से आए हैं, जिन्होंने कुछ गामा रेज डिटेक्ट की हैं, और गामा रेज के डिटेक्शन के बाद उन्होंने विम्प हाइपोथेसिस को भी मानते हुए बोला कि हाँ बेटा यही रीजन है आपके डार्क मैटर का। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्या इन्होंने रीजन दिया है, क्या बोला है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। आगे मूव करते हैं, एडिटोरियल पार्ट में आते हैं। 2 एडिटोरियल हैं आज, दोनों ही माइग्रेशन के ऊपर है, ठीक है ना। और दोनों में बहुत अच्छी चीजें लिखी गई हैं, मैं हालांकि जोड़ के बताने की कोशिश करूंगा। पहला जो आर्टिकल है वो है द स्टोरी ऑफ वी द मूविंग पीपल। ये बात बता रहा है माइग्रेशन में। अब देखो माइग्रेशन 2 तरीके का होता है, एक होता है इंटर माइग्रेशन और एक होता है इंट्रा माइग्रेशन, ठीक है ना। इंट्रा माइग्रेशन है ना, इंटर माइग्रेशन का मतलब क्या होता है। देखो अब अगर हम सिर्फ इंडिया की बात करें, इंडिया की बात करें, एक बंदा बिहार से महाराष्ट्र जा रहा है, उसको हम बोलेंगे इंटर माइग्रेशन। और अगर एक बंदा बिहार के ही एक जिले से बिहार के ही दूसरे जिले में जा रहा है तो वो हम इंट्रा माइग्रेशन बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको समझ में आ गया इंटर और इंट्रा माइग्रेशन का डिफरेंस, ठीक है ना।
अब बात करते हैं क्या क्या इससे इश्यूज होते हैं। देखो, सबसे पहला इशू जो ऑथर ने बताया होता है वो होता है कि वहाँ की डेमोग्राफी चेंज हो जाती है। द डेमोग्राफी ऑफ बोथ रीजन्स इज डेमोग्राफी, सॉरी नॉट डेमोक्रेसी, डेमोग्राफी ऑफ बोथ द रीजन्स इज चेंज, ठीक है ना। क्योंकि ज़्यादातर एनसीईआरटी भी जब आप पढ़ेंगे तो उसमें बहुत अच्छा रीज़न लिखा है कि क्या होता है कि ज़्यादातर जो माइग्रेट करने वाले लोग हैं वो मेल माइग्रेट करते हैं, द मेल्स माइग्रेट, है ना। तो क्या होता था कि मेल अगर माइग्रेट कर देंगे तो जिस एरिया से मेल निकले वहाँ पे सेक्स रेशियो बेटर दिखने लगा, बट जिस एरिया में ये मेल्स गए वहाँ पे सेक्स रेशियो थोड़ा डिक्रीज दिखने लगता है, ठीक है ना। तो ये है द डेमोग्राफिकल चेंजेस जो माइग्रेशन लेकर के आता है। दूसरा जो ऑथर ने इशू बताया, इम्पैक्ट बताया, वो होता है पॉलिटिकल इम्पैक्ट। अब पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या होता है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ये जो लोग जा रहे हैं आ रहे हैं, ये कई बार क्या होता है कि अपने साथ वोटिंग पैटर्न्स को भी चेंज कर देते हैं, दे चेंज द वोटिंग पैटर्न्स एज वेल, ठीक है ना। हालांकि कई बार क्या है, वोटिंग राइट्स के लिए भी लड़ते रहते हैं बेचारे, लेकिन अगर मान लो दूसरी का सेटल हो गए और वहाँ पे उन्होंने आधार कार्ड बनवा लिया तो उसके बाद वोटिंग पैटर्न चेंज होता है उस दूसरे रीजन का। जैसे ऑथर ने इस बार एग्जाम्पल दिया है महाराष्ट्र का, जहाँ पे हिंदी स्पीकर जो हैं दे आर एग्जैक्टली नाउ इक्विवेलेंट और इवन मोर देन द मराठी स्पीकर्स, ठीक है ना। तो अब जहाँ महाराष्ट्र में मराठी स्पीकर से भी ज़्यादा हिंदी स्पीकर्स हैं, है ना। तो दिस इज समथिंग द पैटर्न, हाउ द पैटर्न हैज चेंज्ड जस्ट बिकॉज ऑफ द माइग्रेशन एंड ऑल, ठीक है ना। तो migration can impact not only the demography, but second it can also impact the polity, it can also impact the third language, linguistic, जो language हमने देखा, linguistic patterns को भी change कर सकता है, ठीक है ना। और cultural tradition तो obvious बात है, it changes and all these things are there, and यही चीज़ ऑथर ने, अब ये इंटरनल तो ठीक है, लेकिन यही चीज़ अब वर्ल्ड लेवल पे भी हो रही है। वर्ल्ड में भी अगर आप देखो तो इसीलिए अगर आप यू विल सी ऑस्ट्रेलिया में 32% के आसपास फॉरेन नेशनल्स हैं, है ना। कनाडा में 22% के आसपास फॉरेन नेशनल्स हैं, है ना। 11% के आसपास यूएस में है, 11 से 12% के आसपास, 8% यूके में है, एंड दे आर इफेक्टिंग द पॉलिसीज वर्ल्ड वाइड। ये वर्ल्ड वाइड पूरी पॉलिसीज को चेंज करा रहे हैं और वहाँ पे इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं, चाहे वो इकोनॉमिक इम्पैक्ट हो, चाहे पॉलिटिकल इम्पैक्ट हो, चाहे सोशल इम्पैक्ट हो, है ना। ऑल दीज थिंग्स आर देयर। तो ये तो था पहला आर्टिकल। दूसरा आर्टिकल तो बहुत ही प्यारा था, द चेंजिंग पैटर्न ऑफ इंडियाज स्टूडेंट माइग्रेशन। देखो क्या होता था कि दो तरीके से चेंजेस ऑथर ने बताए हैं जो इंडियन स्टूडेंट माइग्रेशन में हुए हैं। हालांकि और इसके इम्पैक्ट होंगे, लेकिन मैं मेनली दो तरीके के। पहला इम्पैक्ट ये कि पहले जो था वो केवल एलिटिस्ट माइग्रेशन हुआ करता था, मतलब जो लोग मतलब अफोर्ड कर सकते हैं वो लोग जाते थे। नाउ टुडे इन टुडेज टाइम मिडिल क्लास माइग्रेशन भी बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो गया है ना, जहाँ पे बच्चे खुद ही अपना एजुकेशन लोन और ये सब ले करके निकल जाते हैं एंड कोशिश करते हैं कि फिर वो फॉरेन में ही रहें, ठीक है ना। दूसरा जो ऑथर ने इशू बताया वो ये है कि पहले तो जो होता था कि जो जाते थे वो बहुत ही अच्छे वेल डिजर्विंग एंड वेल प्लेस्ड जगहों पे जाते थे। नाउ दे आर गोइंग फॉर इवन पेटी जॉब्स ऑल्सो, है ना। तो आजकल लोग वहाँ पे जा करके ड्राइवर बन जा रहे हैं, वहीं पर जा करके मतलब बहुत ही मतलब जो काम, मतलब कहना चाहिए कि मतलब जिस काम के लिए आप बाहर जाने की जरूरत नहीं है वो उस लेवल का काम भी करने के लिए तैयार है ना। ड्राइवर बन जा रहे हैं या कुछ, चलो ठीक है, मतलब बीटेक किया हुआ लड़का, डॉक्टरी पढ़ा हुआ लड़का बाहर जा करके पिज़्ज़ा और बर्गर बेच रहा है, तो मतलब अंडर एम्प्लॉयमेंट की इशू है ना। तो अंडर एम्प्लॉयमेंट, तो ये क्यों कर रहे हैं ऐसा? तो ऑथर ने देखो इसके लिए बहुत अच्छा टर्म दिया है। इसके लिए जो ऑथर ने टर्म दिया, पहले हम बोलते थे इसको ब्रेन ड्रेन, बट नाउ इट इज नॉट ब्रेन ड्रेन, इट इज ब्रेन वेस्ट। द ऑथर इज टर्मिंग इट एज ब्रेन वेस्ट। दिस इज अ सॉर्ट ऑफ थिंग विच हैज ग्रोन अप, इसको ब्रेन वेस्ट बोला है। एंड दूसरी चीज ऑथर ने ये बोला कि इसमें रिवर्स रिमिटेंस चालू हो गया है। क्या होता था कि पहले बाहर जाने वाले लोग कमाते थे अच्छा तो घर में पैसा भेजते थे, अब बाहर जाने वाले लोग घर वालों से ही पैसा मांगना शुरू कर दिए हैं। तो इट इज़ अ टाइप ऑफ रिवर्स रेमिटेंस एज वेल, है ना। तो इट इज़ द मॉडर्न टाइप ऑफ एमिग्रेशन जो हो रहा है, जहाँ पे लोग बाहर जा रहे हैं, ब्रेन वेस्ट कर रहे हैं। दूसरा रिवर्स रेमिटेंस भी चालू हो गया है, ठीक है ना। एंड ये क्यों कर रहे हैं ऑल दिस थिंग्स? बहुत सारे रीजन हैं। वन मेजर रीजन इज टू अवॉइड द थर्ड वर्ल्ड स्टिग्मा। जो थर्ड वर्ल्ड का स्टिग्मा लगा हुआ है ना इंडिया में रहने के कारण, आपको पता है कि इंडिया तो थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, तो यू आर लिविंग दैट स्टिग्मा बिहाइंड। तो थर्ड वर्ल्ड स्टिग्मा छोड़ने के चक्कर में आप ऐसा कर रहे हो। तो दिस इज व्हाट हैज बीन मेंशन्ड इन दिस आर्टिकल। आई होप यू गॉट क्लैरिटी, आपको समझ में आ गया होगा। आगे मूव करते हैं। हाउ इज द अरावली रेंज टू बी प्रोटेक्टेड? अरावली बहुत ज़्यादा मतलब एक तरीके से बहुत, अब आप सबको पता है कि इंडिया की तो सबसे ओल्डेस्ट ही है ना, ओल्डेस्ट रेंज ही है, ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है। अब इसमें बहुत सारे इश्यूज थे, स्पेशली दिल्ली, राजस्थान, गुजरात और हरियाणा वाले रीजन में ये फैला हुआ है। तो वहाँ पे जो माइनिंग लीजेस हैं, बिकॉज ऑफ द फ्रेश माइनिंग लीज एंड
बिकॉज ऑफ द माइनिंग जो है वो अरावली बहुत ज़्यादा कहना चाहिए कि जो डिसरप्ट हो चुका है वहाँ का वो। अब इंडिया ऑलरेडी कमिटमेंट में है अंडर यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। इंडिया इज़ अ साइनी, इंडिया इज़ अ रेटिफाइड कंट्री। सो इंडिया के अंदर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि दे हैव टू प्रोटेक्ट द वल्नरेबल इकोसिस्टम ऑफ अरावली, है ना। एंड इसके लिए क्या क्या एक्शन किए गए हैं, तो जैसे एक्शंस की बात करूँ तो 1990s यानी अर्ली 1990s से ही इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री ने रूल्स लगा दिए थे टू रिस्ट्रिक्ट द माइनिंग टू ओनली सैंक्शनड प्रोजेक्ट्स, है ना। सैंक्शनड प्रोजेक्ट तक ही माइनिंग होगी ऐसा कहा गया था, लेकिन ये रूल भी काफ़ी वायलेट हुआ है, ऑथर का ही कहना है। 2009 में सुप्रीम कोर्ट फिर इंटर किया और उन्होंने क्या कहा कि दे imposed a blanket ban on mining in the फरीदाबाद, गुरुग्राम एंड मेवात डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा। तो कुछ रीजन्स में ब्लैंकेट बैन लगाया, बाकी जगह नहीं लगाया, है ना। अब देखो कई बार लोग बोलते हैं कि पूरे अरावली में ही क्यों नहीं माइनिंग को बंद कर दिया जाता, तो देखो यहाँ पर कोर्ट ने एक्सप्लेन किया है कि जब कई बार पूरी तरीके से टोटल बैन कर दिया जाता है तो इसके कारण माइनिंग सिंडिकेट्स और वायलेंट माफियाज अनरेगुलेटेड एक्सट्रैक्शन करना शुरू कर देते हैं। तो आप ऑथर सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि आप टाइट रखो बट डोंट डू अ ब्लैंकेट बैन और अ कंप्लीट बैन, अदरवाइज इट विल स्टार्ट द पैरेलल चैम्बर्स एंड पैरेलल चैनल्स स्टार्ट कर देंगे, ठीक है ना। तो वो वाली बात मैंने आपको बता दी है। जून 2025 में सेंटर ने एक स्टार्ट किया है अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट, ये भी आप लोग लिख लीजिए, नहीं पता है तो अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है। एंड ये जो प्रोजेक्ट है इट विल एक्सपैंड द ग्रीन कवर इन द 5 किलोमीटर बफर एरिया अराउंड द अरावलीज। अरावली के आसपास का जो 5 किलोमीटर का एरिया है बफर एरिया, वहां पर एक्सपैंड करेगा ग्रीन कवर को। एंड government said that this initiative will play a crucial role in restoring 26 million hectares of degraded land by 2030। तो गवर्नमेंट ने ये भी बोला कि ये जो इनिशिएटिव है ये हेल्प करेगा क्रूशियल रोल इन रिस्टोरिंग द 26 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ डिग्रेडेड लैंड। तो याद रखिएगा अरावली ग्रीन वॉल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक डेफिनेशन भी फाइनलाइज की गई है अरावली की, इस रीजन में जो 4-5 स्टेट्स के नाम मैंने लिए। तो पहले तो बहुत सारा इसका बनाया गया था कि क्या कितने डिग्री पे इसका एलिवेशन होगा ना, बट अब सुप्रीम कोर्ट ने केवल इसकी हाइट यानी एलिवेशन को ही माना है और 100 मीटर का एलिवेशन मिनिमम माना है कि अगर 100 मीटर के एलिवेशन से ऊपर का एरिया है तो ही अरावली के अंदर आएगा, अदरवाइज इट विल नॉट कम अंडर दैट। हालांकि कुछ लोग का ये कहना है कि इस कारण से जो 100 मीटर से कम के रीजन से वहाँ पे जरूर माइनिंग और ये सब होगी, तो दैट इज द थिंग विच इज देयर। अब यहाँ पे थाईलैंड और कंबोडिया के वायलेंट क्लैशेस के बारे में न्यूज़ आई थी, तो आपको बता दूं एक टेम्पल न्यूज़ में आया है, हिंदू टेम्पल है प्रीह विहीर टेम्पल, याद रखिएगा प्रीह विहीर। लेट मी राइट डाउन द नेम अगेन। तो नेम इज प्रीह PREAH प्रीह एंड VIHEAR विहीर, प्रीह विहीर टेम्पल, ठीक है ना। ये बहुत ही उससे लिख दिया यार, बहुत ही चलो ऐसे लिख देता है। तो प्रीह विहीर टेम्पल, ठीक है ना। तो प्रीह विहीर टेम्पल जो है ये डिस्प्यूट में है। द डिस्प्यूट इज बिकॉज ऑफ द थाईलैंड एंड कंबोडिया, ठीक है ना। मेक श्योर यू रिमेंबर दिस एज वेल। द डिस्प्यूट इज बिटवीन थाईलैंड एंड कंबोडिया एंड ये इस टेम्पल पे ही क्लेम कर रहे हैं, दोनों जो स्टेट्स, दोनों जो कंट्रीज हैं वो क्लेम कर रहे हैं कि बोथ दीज द टेम्पल प्रीह विहीर बिलोंग्स टू वन और द अदर, है ना। हालांकि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की अगर हम रूलिंग देखें 1962 की, तो उसने ये क्लियर किया है कि प्रीह विहीर जो है इट बिलोंग्स टू कंबोडिया, ठीक है ना, याद रखिएगा। ऑल्दो तो सराउंडिंग में एरिया जो है वहाँ इंपॉर्टेंट है, लेकिन मेजरली जो है 1962 के जजमेंट के हिसाब से ये टेम्पल जो है वो कंबोडिया को बिलोंग करता है। बट ऑब्वियस सी बात है जो थाईलैंड है वो भी क्लेम करता है, ठीक है। तो ये भी न्यूज़ में था, आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आगे है इंडिया ओमान जो है आज वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लेंगे, FTA साइन कर लेंगे, FTA सॉरी, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। और ये कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट है दोनों कंट्रीज का, इंडिया और ओमान का, जो कि अभी 2023 से बातचीत चालू थी और इंडिया साइन करने वाला है आज ओमान के साथ। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, आई होप यू गॉट क्लैरिटी। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स फ्रॉम द डे, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। एक छोटा सा सवाल आप लोगों के लिए है जो मैं रख रहा हूँ, तो ब्रिक्स कंट्रीज के बारे में, ब्रिक्स आप बताइए कि ब्रिक्स का पहला सेशन कब हुआ था, ब्रिक्स की प्रेजेंट प्रेसिडेंसी किस कंट्री के पास है, हालांकि इंडिया के पास है, बता देता हूं। ब्रिक्स के टोटल मेंबर्स अभी कितने हैं ये आप बताइएगा। सो दीज आर द थिंग्स जो कि आप बता सकते हैं। दैट इज इट फॉर द डे। कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।